49 सीटों पर वोटिंग चल रही है और मुंबई पर लोगों की नजर है क्योंकि वहां पे एक्टर्स आ रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है, आपको अगले 5 साल के लिए अपने देश की सरकार चुननी है, निकलिए, वोट डालिए। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो लोग वोट नहीं करते, आपने कहा कि उनका टैक्स वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। किसानों को, महिलाओं को किस तरह से आना चाहिए बाहर, क्योंकि लोग जो हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान, जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। 400 पार का सपना 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित है मोदी जी से और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। हम दुनिया का सहारा बने, दुनिया हमारा सहारा बने। सर, उन युवाओं से क्या कहेंगे जो गर्मी के चलते बहाना दे रहे हैं, जो छुट्टी के चलते बाहर घूमने जा रहे हैं, मतदान करने नहीं आ रहे हैं? तो उन्हें कोई हक नहीं है अपने देश के बारे में चर्चा करने का, डिबेट करने का, जो मतदान नहीं देते हैं। उनको पूरा आराम से बैठ के खेल देखना चाहिए। धन्यवाद। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है। पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव है। सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। देखिए, देश की उम्मीदें पूरी हों वो सबसे जरूरी है। Very important. This is in a democracy, this is the one right that you've been given to express what it is that you feel, what kind of government you want, what kind of governance you'd like. So I urge all your viewers to please make the effort and work. And what's from my expectation always is good governance and a government that functions for all people, and that's basically. Thank you. It's extremely important. It's a democracy, and we have to exercise the right, and it's a real right. We should not take it for granted. आज हम उठकर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी जो मुकाबला है वो आखिरी ओवर तक चलता है। आप लोगों से एक एक करके अब कमेंट्स लेना शुरू करेंगे। संजय जी, आखिरी ओवर तक चलेगा या डिसाइड हो गया? नहीं, अगर डिसाइड हो भी गया हो, लेकिन मैच तो पूरा चलेगा, मैच आखिरी ओवर तक चलेगा। अभी आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव होंगे। अब 25 और 1 तारीख को और 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं तो यही मानता हूं कि आखिरी ओवर तक मैच चलेगा। टाइट कंटेस्ट है और इस टाइट कंटेस्ट के लिए तो हमें आखिरी गेंद तक इंतजार करना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है दोनों पक्ष का, उस पर आते हुए आशुतोष जी, आज 49 सीट्स पर वोटिंग हो रही है। 79%, 79% सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो लगभग निर्णय तो एक तरीके से माना जा रहा है कि 2024 के लिए हो गया है। लेकिन दिल्ली पर भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां से निकले हुए मुद्दे
क्या देश भर के इलेक्शंस को प्रभावित करेंगे? मुंबई है जहां आप देख रहे हैं 6 सीट्स है, वहां पर 6 सीटें, और इसी के साथ साथ जो यूपी की सीटें हैं, क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ये तय करेगा किसकी सरकार बन रही है? देखिए, दो राज्य आज की तारीख में बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। और अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि जो कश्मीर का जो वोट परसेंटेज है वो आज की तारीख में महाराष्ट्र से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट वोटिंग में उतनी ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली सारे चरणों में दिखाई पड़ रहा। जहां तक और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये 128 सीटें होती हैं, और ये 128 सीटें हमारे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, और महाराष्ट्र के अंदर भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा उत्तर प्रदेश के अंदर या महाराष्ट्र में, तो खैर शुरू से एक दिक्कत उनके लिए थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीजेपी अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो इन दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे ख्याल से बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ 42 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। इसी तरीके से बिहार। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां तकरीबन आप मान के चलिए कि 200 सीटों के आसपास सारा हिसाब है, और ये तय करेंगे दरअसल किसकी सरकार बनेगी, और अगर बनेगी तो कितने बहुमत से बनेगी। संजय जी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि हम काफी गेन करेंगे। तेलंगाना में वो 1 से 4 पर गए थे पिछली बार, और वो 10 के आसपास उम्मीद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो 18 थे, वो 25 से 28 की उम्मीद कर रहे हैं। ओडिशा में भी उन्हें लग रहा है बहुत बड़ा गेन, और पीएम ने आज सुबह वहां पर एक रोड शो किया है। इन 3 राज्यों से क्या खबर आप तक पहुंच रही है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर तेलंगाना को देखें तो विधानसभा के चुनाव में बीआरएस की हार हुई। अब बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन तो विधानसभा के चुनाव में नहीं किया, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव देश की सत्ता के लिए हो रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन मुझे लगता है सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। बीजेपी के पास 4 सीटें थी, लगता है बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ती है। अगर बंगाल की बात करें, बीजेपी ने क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, 30 सीटें जीतेंगे, 32 सीटें जीतेंगे, लेकिन बंगाल में कड़ा मुकाबला है। टीएमसी और बीजेपी के बीच डायरेक्ट मुकाबला है, तो कड़ा मुकाबला है। इस वक्त कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। एक कड़ी चुनौती मिल रही है तृणमूल कांग्रेस को। और रही बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी बिल्कुल बाइपोलर कंटेस्ट है। एक तरफ बीजेडी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। तो कड़े मुकाबले में आपने जिस बात का जिक्र किया, आज प्रधानमंत्री पुरी में रोड शो कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ रहे हैं, वो कटक में भी रैली कर रहे हैं, तो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना, जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम 2019 को एक पैमाना माने तो उसके हिसाब से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र पर आपका क्या आकलन है? महाराष्ट्र बहुत कांटे का टक्कर है, कह पाना बहुत मुश्किल है। आज महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, आज 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला है। मुझे लगता है महाराष्ट्र का वोटर तो बहुत ही कंफ्यूज है। 7-8 पार्टियां हैं, 2 खेमों में बटी हुई हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा होगा उद्धव को वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट जा रहा है दूसरी तरफ, क्योंकि उद्धव की जो शिवसेना है उनके पास एक नया सिंबल है, और जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पास सिंबल है। तो कंफ्यूजन है वोटरों के बीच में, लेकिन मुकाबला कड़ा दिखाई पड़ता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं सारे पहुंच रहे हैं, रणवीर सिंह और दीपिका। महाराष्ट्र में कुछ जरूर ऐसा हो रहा है जो काफी कुछ चौंकाने वाली बात हो रही, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है कि जो दलित और मुस्लिम तबका है, और जो पहले लोग वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टियां थी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी थी या फिर MIM की पार्टी थी, इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। सोलापुर में अपने कैंडिडेट खड़ा किया, जलगांव में कैंडिडेट खड़ा किया, अहमदनगर अपने कैंडिडेट खड़ा किए, और इनके अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि इनको अपने कैंडिडेट वापस लेने पड़े। विड्रू देर सोलापुर में विड्रू किया। 48 जो दलित संगठन थे उन्होंने खुल के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, और जो पिछली बार जो लग रहा था कि ओवैसी की पार्टी या फिर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी कुछ ज्यादा वोट काटेगी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां 1.5 लाख वोट उनको मिल गया था और उसकी वजह से चुनाव हार गया। तो ये भी अपने आप एक नया फिनोमेनन देखने को मिल रहा है कि अब वोटर के दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है कि हमें इस पार्टी के साथ जाना, हमको इस पार्टी के साथ जाना।
पहले जो फ्रेगमेंटेशन था अब धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन महाराष्ट्र के अंदर कम से कम खड़ा संजय जी, इस बार जी संजय जी 3 कैबिनेट मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है। नॉर्थ मुंबई भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि एक तरह से गढ़ रहा है इनके लिए। वो भी अब नॉर्थ मुंबई में इस बार पीयूष गोयल हैं, उज्जवल निकम नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से कसाब को अंजाम तक ले गए, तो उससे भी एक सांकेतिक रूप से कि हम उज्जवल निकम को सामने कर रहे हैं, राष्ट्रवाद वाली जो छवि है बीजेपी उसको आगे किया जा रहा है। अमेठी पर नजर है स्मृति ईरानी की वजह से, लखनऊ राजनाथ सिंह, 3 कैबिनेट मंत्री जो किस्मत जिनकी दाव पर है, उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, सुबह से इस बात की चर्चा हो रही है कि आज के दौर में सिर्फ 49 सीटों पर मत पड़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इस नजरिए से है जिसका आपने जिक्र किया। 3 कैबिनेट मंत्री हैं। स्मृति ईरानी की जो अमेठी सीट है उसकी चर्चा सुबह से हो रही है। भले ही गांधी फैमिली का कोई परिवार सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा हो अमेठी से, लेकिन प्रॉक्सी के तौर पर एक तरह से प्रियंका गांधी मैदान में है। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ में हैं। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तीनों वीआईपी 3-3, 4-4 वीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अहम है। पीयूष गोयल मुंबई में चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि नेशनलिज्म की भावना कहीं जगाने के लिए मिस्टर निगम को मैदान में उतारा गया है, लेकिन क्या नेशनलिज्म की भावना जगती हुई दिखाई पड़ रही है? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम 5वें दौर के चुनाव में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, एक बार विद्या के पास चलते हैं। विद्या, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, नेता और अभिनेताओं का शहर है, तो एक के बाद एक कई सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे मुकेश अंबानी का परिवार भी पहुंचेगा। दरअसल साउथ मुंबई में काफी सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, जबकि वेस्टर्न सबर्ब्स अगर देखें आप, बांद्रा एंड बियॉन्ड, वहां पर काफी सारे सेलिब्रिटीज जो रहते हैं और यही वजह है कि सवेरे सवेरे हमने देखा अक्षय कुमार भी पहुंचे थे, और यहाँ टाउन एरिया जहाँ पे मैं हूँ वहां पे अनिल अंबानी पहुंचे थे। तो कई सारे एक्टर्स पहुंच रहे हैं और यही कह रहे हैं बार बार कि सबको वोट करने के लिए पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं अंजना, यहाँ इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ साउथ मुंबई में सबसे कम परसेंटेज है। बाकी अगर 13 सीटों में देखें तो काफी जगहों पे 14, 15, कहीं पे 18% वोटिंग हो चुकी थी तकरीबन 11 बजे के आसपास तक, लेकिन यहाँ पर जहां मैं खड़ी हूँ 12% ही हुआ है। कोशिश यहाँ पर साउथ मुंबई में लोग फिर भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग का बढ़े, क्योंकि दरअसल साउथ मुंबई है तो बदनाम इसी बात के लिए कि लोग निकलते नहीं है, बोलते जरूर है लेकिन निकलते नहीं है वोटिंग के लिए। धन्यवाद आपका विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। दक्षिण मुंबई से जहां पर बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे जो हैं जो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। 49 सीटों पर वोटिंग 5वें दौर की। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग है जरूर डालिए। आपको तय करना है कौन चलाएगा सरकार।